हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में अकाउंटिंग रेशियो में हमने लास्ट वीडियो में 59 तक किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं 60 से 66। तो आपका डेप्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो से डेप्ट और टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो यदि कंप्लीट कर लिया है तो ये क्वेश्चंस आपको और जल्दी आएंगे। तो हो सकता है यदि इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज भी 5 मार्क्स, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो क्वेश्चन है 60। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर कैपिटल दिया हुआ है बेटा, नॉन करंट एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस एंड करंट एसेट्स। चलो सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं हम। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर। तो प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। ये इस 2 में भी निकल सकता है और यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो परसेंटेज में भी निकल सकता है। ये रिलेशन बताता है कि टोटल एसेट जो हमारे पास संपत्ति है उसमें शेयर होल्डर यानी कि ऑनर फंड का कितना राइट्स है, अधिकार है। जब हम पैसे कलेक्ट करते हैं, है ना, तो ऑनर फंड और बोरोड फंड, एक होता है हम शेयर्स इशू करके पैसे कलेक्ट करते हैं और एक होता है हम मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो यहाँ पे ऑनर फंड का कितना परसेंटेज है टोटल एसेट्स पे ये शो करता है। ये भी सॉल्वेंसी रेशियो का ही एक पार्ट है। अब फर्स्ट तो हमें दोनों चीजें दे रखी बेटा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। यदि मैं शेयर होल्डर फंड निकालूं, क्या निकालूं बेटा, शेयर होल्डर फंड, तो आपके पास 2 चीजें दे रखी है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 60। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, यदि मैं दोनों को प्लस कर दूं तो शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें 3 लाख और 1,80,000। ये हो गया 480। और टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में भी हमें 2 दे रखी है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारी टोटल एसेट्स आ जाएगी 13,20,000 और 6 लाख, 13,20,000 और करंट एसेट्स कितनी है, 6 लाख। तो कितना हुआ बेटा, 13 और 6 19,20,000। सिंपल क्वेश्चन था। शेयर होल्डर फंड भी हमने निकाल लिया और टोटल एसेट्स, बैलेंस शीट तो अभी हम उधर बना ही लेंगे। तो फॉर्मूले में रख दे प्रोप्राइटरी रेशियो, प्योर रेशियो होता है ये, शेयर होल्डर फंड 4,80,000 डिवाइडेड 19,20,000। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 48 डिवाइडेड बाय 192, 0.25 इज टू 1, ठीक है। और यदि हमें परसेंटेज में निकालना हो तो 25%। कैसे आएगा, 0.25 इंटू 100, ठीक है। यानी कि टोटल एसेट्स में 25% जो हिस्सा है वो प्रोप्राइटरी रेशियो का है, ऑनर फंड का है। क्लियर। नेक्स्ट 61। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। डिबेंचर्स और ट्रेड पेबल से हमें कोई मतलब नहीं है। और प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और अदर करंट एसेट्स, ये आपकी एसेट्स दे रखी है। यानी कि हम लोग ये सोचकर क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि भाई रेशियो में तो 200 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। इसमें आधे मतलब सिर्फ 1/4
यदि हम 40-50 क्वेश्चन में सिलेक्टेड करते हैं तो पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो तो क्या है, 3 चीजों को प्लस करोगे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। वो 3 चीजें कौन सी, ये बताओ। एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस और एक रिजर्व एंड सरप्लस। पूरा नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तीनों को प्लस करोगे तो शेयर होल्डर फंड आ गया। करो 3 लाख, 1,50,000 और रिजर्व एंड सरप्लस में 75,000। ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या चाहिए हमको, टोटल एसेट्स। ऑलरेडी दे रखी है बेटा टोटल एसेट्स कितनी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं और अदर करंट एसेट्स दे रखी है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में बिल्कुल मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। तो फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में दे रखी है 3,75,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,25,000 और अदर करंट एसेट्स में 1,50,000। तीनों को जोड़ोगे तो 7,50,000। इसका तो टोटल भी दे रखा है और ऊपर का टोटल अपन निकाल लेते हैं। 3 और 1.5 4.5, 450, 55, 525, 5,25,000, ठीक है। ये प्रोप्राइटरी शेयर होल्डर फंड हो गया। शेयर होल्डर फंड ऊपर लिख देती हूँ 5,25,000, टोटल एसेट्स 7,50,000 इंटू 100। इसका मतलब 5,25,000 डिवाइडेड 7,50,000 इंटू 100, 70%, 0.7:1। सेकंड का आंसर आया 0.7:1 या 0.7 इंटू 100 इज इक्वल टू 70%। आपको एक और चीज अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। यहां पर 25% ऑनर फंड का था, यानी कि 75% बोरोड फंड का हिस्सा है। तो ये अच्छी कंडीशन नहीं है, मतलब हमने अपने पैसा कम लगाया है और मार्केट से पैसा ज्यादा उधार लिया है। और ये कंडीशन बहुत अच्छी है, क्यों, जितना ज्यादा हायर होगा उतना अच्छा होगा कि हमने ऑनर फंड यानी कि हमने शेयर्स इश्यू करके पैसा उठाया है। बात समझ में आई। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब ये होता है कि हमारा असेट्स में यानी कि लाइबिलिटी, असेट्स और लाइबिलिटी इक्वल होती है, मतलब हमारा बिजनेस में कितना शेयर ऑनर फंड का है और कितना बोरोड फंड का हिस्सा है। तो ये ऑनर फंड का हिस्सा बताता है। तो यहाँ ऑनर फंड का हिस्सा 25% था, मतलब अच्छी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि 25% हमने ऑनर फंड से लगाया है और 75% हमारा बोरोड फंड है। और यहाँ पे 70% हमारा ऑनर फंड है, मतलब ये अच्छी कंडीशन है, क्योंकि हमने मार्केट से पैसे कम उधार लिए हैं तो हमें इंटरेस्ट कम देना होगा। बात समझ में आई। चले 61, अब करते हैं 62। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। तीनों को प्लस कर लेना बेटा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। क्रेडिटर्स डिबेंचर्स को हाथ मत लगाओ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, तीनों को प्लस करोगे तो टोटल एसेट्स आ जाएगी। सेम क्वेश्चन शेयर होल्डर फंड के लिए। वेट, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। 60, 61, 62 बेसिक था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63 और 64, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझने होंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। शेयर होल्डर फंड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 4,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3,20,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 65,000 और टोटल एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,45,000 और करंट एसेट्स 3 लाख, ठीक है। ये तीन तो जस्ट आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए थे। मेन क्वेश्चन है 63 और 64।
4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000, ये हुआ आपका 8,35,000। फिर टोटल एसेट्स 7 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 3 लाख, 12,45,000। ठीक है, दोनों आ गए, 8,35,000 ऊपर और 12,45,000 नीचे। इंटू 100 कर दूंगी तो परसेंटेज में आ जाएगा। 835 डिवाइडेड 1245, 0.67:1 ऐसे लिखना हो, और इंटू 100 हो तो 0.67%। कैसे लिखे मैम? आप कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपने इसमें निकाला है तो 100 से मल्टीप्लाई करने में, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों से आंसर्स लिखना। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 63 और 64। ठीक है, चलें तो 63 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। पहले हम बोर्ड रब कर देते हैं। 63, 4 और फिर 65 और 66, पूरे तीनों जो हमने रेशियो सीखे हैं उन तीनों का रिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब डायरेक्ट मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूरा कराऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेशियो के आपके मेन टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 63, पहले पढ़ लेते हैं बेटा। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज 2:1, डेप्ट इज 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 times of debt, preference share capital is 25% of equity share capital, and net profit before tax is 10 lakh, rate of interest is 40%। ये आपको सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में दिया था। अब हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। इस क्वेश्चन में पहले मैं लिखती हूं कि क्या क्या दिया है। देखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टोटल एसेट्स टू डेप्ट, क्या होता है इसका फॉर्मूला? टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, कितना दे रखा है? 2:1, ठीक है, और डेप्ट दे रखा है 5 लाख। इन दोनों में से एक चीज दे रखी है, तो टोटल एसेट्स और डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म दे रखा है हमको 5 लाख। मैंने आपको शुरू से सिखाया है कि कभी भी यदि आपको रेशियो दे दे और दोनों में से एक चीज यदि आपके पास हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी निकाल सकते हो। तो आप दूसरी निकालो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 2, ये हो गया 10 लाख। एक आंसर तो आपको मिल गया, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो, और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो एक आंसर तो आपको मिल गया। अब आपको दूसरे आंसर के लिए मेहनत करनी है। दूसरे आंसर के लिए इन्होंने कहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट है, 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट है, ऐसा बोला है, ठीक है। तो मैं 0.5 टाइम्स यानी कि इनटू डेप्ट, डेप्ट दे रखा है कितना? 5 लाख। डेप्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा? 5 लाख, ठीक है। तो डेप्ट की जगह मैं लिख दूं 5 लाख, 5 5 25, ये आएगा 2,50,000।
मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल पता चल गया। आगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो 25/100 इंटू इक्विटी कितना दे रखा है बेटा 250, अभी हमने निकाला, तो 2,50,000 का 25%, 625, तो 2,50,000 इंटू 25%, 62,500। ये प्रेफरेंस आ गया, इक्विटी मिल गया, प्रेफरेंस मिल गया। अब आगे बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख, यानी कि प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये जो प्रॉफिट दिया है वो बिफोर टैक्स दिया है, कितना 10 लाख। ठीक है, अब देखो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं है, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन ये यहां जो प्रॉफिट लिया जाता है ना बेटा वो सारे एक्सपेंसेस के बाद का लिया जाता है। यदि 10 लाख का प्रॉफिट है तो उसमें से 40% है ना, 40%, 10 लाख में से टैक्स लग गया 40%, यानी 4 लाख का तो टैक्स लग गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना कहलाएगा 6 लाख। ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें कौन सा टैक्स प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर वाला, हमेशा ध्यान रखना। शेयर होल्डर फंड में हम जो प्रॉफिट प्लस करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस के बाद का होना चाहिए। यदि टैक्स के पहले का दिया है तो हम टैक्स माइनस कर देना, तो हम यहाँ पे इक्विटी प्लस करेंगे 2,50,000, ठीक है, प्रेफरेंस करेंगे 62,500 और प्रॉफिट लेंगे 6 लाख। क्लियर बच्चा? ठीक, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 2,50,000, 62,500 और 6 लाख, 9,12,500। ये आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। फॉर्मूले में रख दो 9,12,500 डिवाइडेड टोटल एसेट्स 10 लाख। बहुत अच्छी कंडीशन है। .912 0.912:1 और परसेंट में निकालना हो तो 91.2%। 912 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 91.2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं है, इजी है, सिर्फ केवल ध्यान रखना है कि कैसे निकलेगा। आपको यहां सबसे पहले फिर से देखते हैं, रेशियो दिया था बेटा टोटल एसेट्स टू डेप्ट, है ना, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की डेप्ट की, तो आपका पहले टोटल एसेट्स निकल गया। फिर उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेप्ट का 5 टाइम्स है, 0.5 नॉट 5 टाइम्स, तो वो निकाला। फिर उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस जो है वो इसका 25% है, तो इसका 25% निकाला। फिर उन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी हमें कि प्रॉफिट जो है वो बिफोर टैक्स है, तो बेटा टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर निकला। तीनों को प्लस करेंगे तो शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब आता है वही चीज जो हमने अभी तक सब में सीखा है कि ऐसा करने से इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। ये आपको बिल्कुल आता है। रेशियो में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन में अधिकतर ये यही पूछते हैं कि कौन सी चीज इंक्रीज होगी और कौन सी चीज डिक्रीज। उसके बाद 65 और 66 रिवीजन फिर से कि आपने क्या सीखा। चलो पहले 64 देखते हैं। State with reason whether the propriety ratio will improve, decline or will not change.
because of the following transaction. If proprietary ratio is 0.8:1. प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है 0.8:1. ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूं, अज्यूम कर लेती हूं 8 लाख इज टू 10 लाख. ठीक है, तभी 0.8 होगा. चले, अब आपको बताना है फर्स्ट पॉइंट. ऑब्टेन अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर. Purchase machinery of 2 lakh by check. Redeemed 7% redeemable preference share 3 lakh. Issued equity share to the vendor of building. Purchase for 7 lakh. Redeemed 10% redeemable debenture of 6 lakh. चलो, सबसे पहला पॉइंट, हमने लिया लोन. कहां से लिया? बैंक से. पहले पूरा स्टेटमेंट लिखना. तो आपके पास पैसे आए. एक तो आपका बैंक लोन, यानी कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई. अगर शॉर्ट टर्म होगा तो करंट और लॉन्ग टर्म होगा तो नॉन करंट. लाइबिलिटी इंक्रीज हुई और आपके पास पैसे आए, तो आपके पास कैश इंक्रीज हुआ, यानी कि करंट एसेट्स इंक्रीज हुई. ध्यान से सुनना. सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो. शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स. ये शेयर होल्डर फंड है, आपको समझाने के लिए बता रही हूं बेटा. ये शेयर होल्डर फंड है और ये टोटल एसेट्स है. ठीक है, 8 लाख आपका शेयर होल्डर फंड है और 10 लाख की आपकी टोटल एसेट्स है. अब पहला, आपने बैंक लोन लिया. कितने रुपए का? 5 लाख का. ठीक है, ऑब्टेन बैंक लोन कितने का? 5 लाख. तो इसका इंपैक्ट देखो कि इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा. पहला, बैंक लोन लिया तो शेयर होल्डर फंड पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं. ना तो शेयर्स की बात हो रही है, ना प्रॉफिट की बात हो रही है. तो बैंक लोन लेने से शेयर होल्डर फंड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन जब हम बैंक लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो हमारी एसेट्स बढ़ जाएंगी. तो यानी कि इस कंडीशन में शेयर होल्डर फंड तो 8 लाख का ही रहेगा, लेकिन टोटल एसेट्स 10 की जगह 5 और, यानी कि 15 लाख की हो जाएंगी. तो यहां से रेशियो पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. आपका शेयर होल्डर फंड यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 8/15 यहां हो जाएगा 0.53:1. तो फर्स्ट हम लिखेंगे, इफ यदि हम बैंक लोन लेते हैं, ऑब्टेन अ बैंक लोन, देन शेयर होल्डर फंड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. शेयर होल्डर फंड इज नॉट चेंज, बट टोटल एसेट्स विल बी इंक्रीज. है ना, आंसर करके लिखना होगा. टोटल एसेट्स विल बी इंक्रीज, सो प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी डिक्लाइन. ऐसे आंसर लिखना होगा. ठीक है, टोटल एसेट्स क्या होगी यहाँ पे? इंक्रीज, देन प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी डिक्लाइन. क्यों? क्योंकि पहले 0.8 था, ऐसा होने से 0.53:1 हो जाएगा. नेक्स्ट, आपने परचेज की है मशीनरी 2 लाख की, और कैसे की है? चेक से. यानी कि 2 लाख रुपए आपके पास. देखो, मशीन आई, मशीनरी आई और बैंक आपके पास से गया. मशीनरी होती है फिक्स एसेट्स, बैंक होता है करंट एसेट्स. मशीन आई तो 2 लाख रुपए से एसेट्स बढ़ गई, पैसे गए तो 2 लाख रुपए से एसेट्स कम हो गई. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. शेयर होल्डर फंड तो 8 लाख का ही रहेगा और एसेट्स 10 लाख में 2 लाख रुपए फिक्स एसेट्स के प्लस किए और करंट एसेट्स के 2 लाख माइनस किए, यानी कि कोई इंपैक्ट नहीं हुआ. ना ही हमारी एसेट्स पे कोई फर्क पड़ा और ना ही हमारे शेयर होल्डर फंड पे. क्यों? क्योंकि हमने एसेट्स खरीदी तो एसेट्स फिक्स तो बढ़ी, लेकिन पैसे दिए तो चेक से बैंक से कम हुआ,
तो दोनों का इम्पैक्ट किस पे होगा, टोटल एसेट्स पे, प्लस और माइनस तो जीरो, यानी कि नो चेंज। क्या होगा इसका आंसर, नो चेंज। अगर हम परचेज मशीन करते हैं तो ना तो शेयर होल्डर इज नॉट चेंज होगा, ना ही टोटल एसेट्स पे कोई फर्क होगा, देन प्रोप्राइटरी रेशियो विल नॉट बी चेंज, सेम रहेगा, नो चेंज। क्लियर। थर्ड पॉइंट, आंसर आप अपने हिसाब से लिख देंगे, मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपीस। देखिए, आपने प्रेफरेंशियल शेयर्स 3 लाख का पेमेंट किया। रिडीम का मतलब पता है ना कि हम पैसे रिटर्न करते हैं। तो यहां पे हमने शेयर होल्डर्स, कौन से शेयर होल्डर्स बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको 3 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। तो मेरे 3 लाख रुपए से शेयर्स कम हुए, यानी कि मेरा शेयर होल्डर फंड 8 लाख में से 3 लाख कम हो जाएगा। तो कितने का हो जाएगा, 5 लाख। ठीक। और मैंने जो पेमेंट किया होगा वो चेक से। हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी जब भी पेमेंट करती है तो चेक से करेगी। अगर कैश भी बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा, असेट्स कम होगी। 3 लाख का जब मैं पेमेंट करूंगी तो असेट्स 3 लाख से कम होगी, तो टोटल एसेट्स भी जो 10 लाख की थी उसमें से 3 लाख की कम हुई, तो मेरी असेट्स हो गई 7 लाख। चेक करके देखें, 5 डिवाइडेड बाय 7, 5 डिवाइडेड बाय 7, 0.71:1। तो क्या लिखेंगे कि जब 7% प्रेफरेंशियल शेयर इज रिडीम्ड, देन शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट्स ऑल्सो बोथ ऑल्सो विल बी डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। सो प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी डिक्लाइन। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो रहा है, डिक्लाइन। क्यों, क्योंकि दोनों ही वैल्यू कम हो रही है। शेयर होल्डर फंड भी डिक्रीज हो रहा है, शेयर होल्डर फंड इज डिक्रीजिंग एंड टोटल एसेट्स ऑल्सो इज डिक्रीजिंग। दोनों डिक्रीजिंग हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, तो यहां पे प्रोप्राइटरी रेशियो कम होगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। इशूड इक्विटी शेयर्स। अब आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो वेंडर को, क्योंकि आपने बिल्डिंग परचेस करी है। किस लिए, आपने बिल्डिंग खरीदी। कितने की बिल्डिंग खरीदी आपने, 7 लाख। बताओ क्या होगा, बिल्डिंग खरीदी, आपके पास बिल्डिंग आई, बिल्डिंग आई यानी कि आपकी असेट्स बढ़ जाएंगी। तो टोटल एसेट्स कितने की थी, 10 लाख। बिल्डिंग के आने से 7 लाख और बढ़ जाएंगे, तो आपकी असेट्स हो गई 17 लाख। ठीक है। फिर जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर होल्डर फंड भी बढ़ेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स भी बढ़े। तो इक्विटी शेयर्स 8 लाख के थे, 7 लाख से शेयर होल्डर फंड भी बढ़ा, तो 8 और 7 15। तो यहां तो दोनों ही इंक्रीज हुए, तो यहां प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी इंक्रीज। 15 डिवाइडेड बाय 17, 0.88। जब दोनों इंक्रीज होंगे तो शेयर भी इंक्रीज होगा, दोनों डिक्रीज होंगे तो शेयर भी डिक्रीज होगा। इसमें दोनों डिक्रीज हो रहे थे, इसमें दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। शेयर इशू करते हैं तो शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा, है ना। और जो चीज खरीदी आपने, अगर फिक्स एसेट्स खरीदी है तो भी टोटल एसेट्स बढ़ेगी, आपने करंट एसेट्स खरीदी तो भी टोटल एसेट्स बढ़ेगी, क्योंकि टोटल एसेट्स है ना। चलिए लास्ट, रिडीम 10% रिडेमेबल डिबेंचर ऑफ 6 लाख। अब आपने 10% रिडेमेबल डिबेंचर्स का पेमेंट किया। कितने रुपए, 6 लाख। आपने 6 लाख डिबेंचर्स का पेमेंट किया, तो डिबेंचर्स कम हुए, लेकिन यहां तो शेयर होल्डर फंड है, तो डिबेंचर्स के पेमेंट होने से शेयर होल्डर फंड पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो शेयर होल्डर फंड मेरे 8 लाख के 8 लाख ही रहेंगे, लेकिन मैंने 6 लाख का पेमेंट चेक से किया होगा,
तो मेरी करंट एसेट्स यानी बैंक की वैल्यू कम हुई, तो मेरी टोटल एसेट्स की वैल्यू भी कम होगी। तो 10 लाख में से कितने गए बेटा? 6 लाख का पेमेंट हो गया। तो नीचे, ऊपर तो 8 लाख ही रहेगा, लेकिन नीचे 10 में से 6 चले गए तो 4 लाख। तो यहां तो प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत इंक्रीज हो गया, 2:1। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका प्रोप्राइटरी रेशियो इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा इफ 10% रिडेम्बेबल डिबेंचर्स आर पेमेंट। ठीक है, जब हम 10% रिडेम्बेबल डिबेंचर्स का पेमेंट करेंगे, विल बी पेड, सो शेयर होल्डर फंड इज नॉट चेंज, बट टोटल एसेट्स विल बी डिक्रीजिंग, टोटल एसेट्स कम होगी, जिसके कारण प्रोप्राइटरी रेशियो इंक्रीज होगा। ये आपको सिर्फ जो भी ट्रांजेक्शन देना, उस ट्रांजेक्शन से सिर्फ ये सोचो कि कौन सी चीज इंक्रीज होगी और कौन सी चीज डिक्रीज, और किसके आने से क्या बढ़ेगा और किसके आने से क्या घटेगा। अगर आपने ये बात पकड़ ली तो आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। देखो, मैंने करंट रेशियो में भी आपको ये समझाया, लिक्विड रेशियो में भी समझाया, डेब्ट टू इक्विटी में भी समझाया, और अभी प्रोप्राइटरी में। ये चारों पैटर्न अच्छे से कर लेना, ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? अब हम रिवाइज करते हैं 65 और 66। तो इतना करने से ही एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहां से बनेगा। इतना कर लीजिए और ITOR कर लीजिए। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर और में भी आते हैं तो एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहां से मिलेगा। अगर आप 200 क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं तो आप इतने कर लीजिए और ITOR कर लीजिए और कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट्स इट। नेक्स्ट 65। अब फिर से रिवीजन, हमने 3 सीखे थे, तीनों पूछे गए हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इंफॉर्मेशन है करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बिल्कुल 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि तीनों रिवाइज हो रहे हैं। चलो पहले तो तीनों के एक बार फॉर्मूले लिखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसमें तो डेब्ट ऊपर आ जाएगा और इक्विटी नीचे, है ना। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड ही होता है। और सी टोटल एसेट्स और टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स ऊपर आ जाएगा और डेब्ट नीचे। चलो पहले टोटल एसेट्स निकाल लें, क्योंकि टोटल एसेट्स बहुत बार आ रहा है। तो टोटल एसेट्स निकालते हैं। टोटल एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और यदि इन्वेस्टमेंट हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो है ना। अब क्वेश्चन में देखो, आपके पास करंट एसेट्स है और नॉन करंट भी है। 40 लाख नॉन करंट है और 40 लाख फिक्स्ड है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 0। तो आपके पास टोटल एसेट्स आ गई बेटा 80 लाख। कुछ भी नहीं है, सिर्फ केवल बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए जो अब तक आपको याद हो चुके हैं। टोटल एसेट्स दोनों को प्लस कर दिया, चलो टोटल एसेट्स मिल गई मुझे। अब चाहिए मुझे डेब्ट। डेब्ट में होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दोनों क्वेश्चन में बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 15 लाख
और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में है 25 लाख। तो 15 और 25 40 लाख, ये भी मिल गया। अब सबसे मेन है कि ये दोनों तो इजीली निकल गए, लेकिन शेयर होल्डर फंड इक्विटी कैसे निकलेगा। देखो, शेयर होल्डर फंड के लिए आपको लाइबिलिटी साइड टोटल एसेट्स आपको पता है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी, है ना। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी। अब टोटल एसेट्स आपने निकाल ली है 80 लाख, तो ये हो गई टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी तीन चीजों से मिलकर होती है। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। शुरू से हम लोग सीख रहे हैं, है ना। बैलेंस शीट में इस साइड तीन चीजें आती हैं, क्या क्या, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो बेटा आपको इधर तो लिख दो 80 लाख, शेयर होल्डर फंड पता नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब क्या, डेप्ट जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया 40 लाख, और करंट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितने की दे रखी है करंट, 20 लाख। तो अब आपके पास 40 और 20 60, ये 60 प्लस का इधर आया तो माइनस का, 80 लाख में से 60 लाख माइनस हो गए, तो आपका शेयर होल्डर फंड आ गया कितना बेटा, 20 लाख। चलो सब फॉर्मूले में रख दो, यही रख देती हूं, आप लोग अलग से लिखना। शेयर होल्डर फंड 20 लाख, टोटल एसेट्स 80 लाख, तो पहला आंसर आया 1:4, और 1:4 को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.25:1। बिल्कुल, ये कौन सा आंसर आया हमारा, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.25:1, और यदि इसे मैं परसेंटेज में निकालूं तो 0.25 इंटू 100 यानी कि 25%। सेकेंड, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट है हमारा 40 लाख और इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड है हमारा 20 लाख, 2:1। फिर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो टोटल एसेट्स फिर से है हमारे पास 80 लाख और डेप्ट है हमारे पास 40 लाख, 2:1। ठीक है, सिर्फ रिवीजन है और कुछ भी नहीं। लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं यही तीनों चीजें निकालनी है। हिंट दे देती हूं, 66 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। आपके पास टोटल डेप्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, करंट एसेट्स है और वर्किंग कैपिटल। चलो मैं ही कर देती हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन 66। ठीक, सबसे पहले हमें वर्किंग कैपिटल दिया है। देखो, वर्किंग कैपिटल क्यों दिया भाई वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, है ना। और वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 1,50,000, करंट एसेट्स दे रखी है 7,50,000 और यहां से निकल जाएगी करंट लाइबिलिटी। ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का, 7,50,000 माइनस 1,50,000, तो करंट लाइबिलिटी आ गई 6 लाख। करंट लाइबिलिटी, अगला टोटल डेप्ट, कुल उधारी किससे मिलकर बनती है, दो चीजों से,
एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट क्वेश्चन में दिया है 18 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, नहीं दे रखी है, लेकिन करंट मैंने अभी निकाल ली 6 लाख। तो ये प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, 18 में से 6 गए 12 लाख, ये आ गया मेरा नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि डेप्ट। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब डेप्ट। फिर मुझे क्वेश्चन में दिया है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भाई टोटल लायबिलिटी कैसे बनती है? टोटल लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती है, याद है? दो चीजें कौन सी? एक शेयर होल्डर फंड और एक नॉन करंट लायबिलिटी, है ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखो मुझे इतनी चीजें भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ केवल क्या निकालना है? शेयर होल्डर फंड। क्या निकालना है? शेयर होल्डर फंड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको दे रखी है 15 लाख, 15 लाख, तो यहां लिख दिया 15 लाख। शेयर होल्डर फंड पता नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी पता है 12 लाख। ये प्लस के इधर आए तो माइनस के, 3 लाख आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल दिया। अब हाँ, टोटल एसेट्स चाहिएंगी। क्या चाहिएंगी? टोटल एसेट्स। तो टोटल लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह मैं लिख दूं 15 लाख और करंट लायबिलिटी की जगह मैं लिख दूं 6 लाख। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख और करंट लायबिलिटी है 6 लाख, तो 15 और 6 21। टोटल लायबिलिटी क्यों निकाली मैम? क्योंकि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स, है ना? तो टोटल एसेट्स भी आ गई। हो गया क्वेश्चन, सारी चीजें मिल गई। कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल डेप्ट, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। पहले सबसे पहले वर्किंग कैपिटल से मैंने करंट लायबिलिटी निकाली, करंट से मैंने नॉन करंट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड से शेयर होल्डर फंड निकाला और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटी को प्लस कर देते हैं तो टोटल लायबिलिटी। वैल्यू पुट तो आप कर ही लोगे। शेयर होल्डर फंड कितना है बताओ जल्दी से? 3 लाख। टोटल एसेट्स 21 लाख। 1/7 0.143, 0.143 बिल्कुल सही। 0.143:1 या फिर 0.143 into 100 तो 14.3%। आपको 14.29 दिया है तो राउंड फिगर में 14.3 होगा। नेक्स्ट डेप्ट, डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी 12 लाख और फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड 3 लाख तो 4:1। फिर टोटल एसेट्स 21 लाख और डेप्ट, डेप्ट वही 12 लाख। 21 divided by 12 1.75:1 कंप्लीट। इसी के साथ मैं डेप्ट, इक्विटी और ये सारे कंप्लीट करती हूं। अब आपका रिवीजन है, ठीक है? क्या रिवीजन है? आप डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो प्रिपेयर करिएगा।
ज्यादा नहीं, 72, 73, 74, 75, 3-4 क्वेश्चंस। हम लोग अब नेक्स्ट से करेंगे ITOR। क्या करेंगे? ITOR, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल और ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब आप ये कर सकते हो, यदि आपने 3 कर लिए हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आप इजीली कर सकते हो, तो वो आप खुद करेंगे। मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में ITOR। और जल्दी से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ भाई हमें इतने रेशियो समझ में आ गए मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी 2-3 दिन बाद से हम लोग बिजनेस स्टडीज करने वाले हैं, चैप्टर्स की केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अब पेपर है बिजनेस स्टडीज का। इसलिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और चैनल को प्रमोट, शेयर। ओके, बाय, टेक केयर।